Assalamualaikum, welcome back. This is lecture 4 for electricity and magnetism. Now, ये शायद हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट नहीं सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसके बाद अलावा एक और लेक्चर लेंगे हम लोग। और सिंस लेक्चर 4 पब्लिश कर रहा हूँ मैं जुलाई 14 और जुलाई 15 को हमें कोर्स एंड करना था। लेक्चर 5 मैं पब्लिश करूँगा प्रॉबेबली लाइक 16 और 17 को। तो इसमें कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है, बल्कि हम थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा स्पैन आपको ज़्यादा मिल गया। और दूसरी बात यह कि जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। और फिर आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। अलबत्ता वो एग्ज़ामिनेशंस कब तक होंगे इसका भी इसकी कोई फ़ाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई है। अलबत्ता किस तरह होंगे वो बता चुके हैं। और हम लोग जो है उसके लिए भी एक सेशन रख लेंगे, आई गेस जूम सेशन रख लेंगे, ताकि जो है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या क्या डिसीजन जो है बेसिकली सामने आए और एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होगा। ओके, तो विद दिस वी शुड स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इट इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस और द करंट्स। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि वो लॉज कौन से हैं जो गवर्न करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सपेरिमेंट की डिवाइस है जो आपके सामने नज़र आ रही है। दिस ह्यूज सिलेंडर राइट हियर इज़ एक्चुअली ए सोलेनॉइड। और यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ लार्ज इट कैन बी, क्योंकि आपके सामने ही 3 फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं जिसपे लोग भी मौजूद हैं, और यहाँ ग्राउंड पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि किस साइज़ का होगा ये, राइट। तो दिस इज होल सिलेंडर और एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। और ये टाइनीस्ट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट और उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है बनाया गया है। तो लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। और बेसिकली ये CERN के अंदर एक डिटेक्टर है जिसका नाम एलिस है। एलिस डिटेक्टर का नाम है या एक्सपेरिमेंट का नाम है बोल लो। और ये जो है CERN पे है, दैट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, तो या यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करो और यू कैन जस्ट टेक अ फील ऑफ व्हाट इज, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, राइट। सो जस्ट ये बस इसलिए मैंने शेयर किया ताकि आप लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। तो या ताकि रिस्पेक्ट कर सको आप लोग इसकी। खैर, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट्स को रिवाइज कर लें। मैग्नेट्स क्या होते थे? वेल, नेचर में हमें बहुत ज़माने पहले इंसानों को कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आए जो आपस में दूर से ही कोई फोर्स अप्लाई कर सकते थे। जिस तरह हमें चार्ज नज़र आए थे उसी तरह हमें ये भी मैग्नेट्स भी नज़र आए। और अगेन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे पोजिशन हैं, ओरिएंटेशन है जिसमें ये अट्रैक्ट करता है और कुछ ऐसी ओरिएंटेशन है जिनमें ये रिपेल करते हैं। तो वी कैन जस्ट इमेजिन के जो दो साइड्स हैं, जो सिमिलर साइड्स हैं वो रिपेल कर रही हैं, और जो दो डिफरेंट साइड्स हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इंसानों ने काफ़ी काफ़ी चीज़ें डेवलप भी की थी इसको यूज़ करते हुए। लाइक पुराने ज़माने में बड़े बड़े मैग्नेटिक पत्थर जो है उनको तराश के सिस्टम बनाए जाते हैं। लेकिन एनीवेज हमें उसका काम नहीं है, हमें काम है कि मैग्नेट्स असल में होते क्या हैं, राइट। So let's do the same thing as we did with the electric fields. Just imagine a source हमारे पास मौजूद है, एक मैग्नेट, और इसके अराउंड कोई फील्ड्स हैं जो हम लोग जो है इसको फील्ड लाइन से जो है एसोसिएट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसके पीछे मैथमेटिक्स है, अभी उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी जस्ट वी ट्राइंग टू सी के मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह बिहेव करेंगी। ना ये लाइंस जो हैं आपको बता रही हैं कि इंस्टेंटेनियसली किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो इसी तरह से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों ने शायद मैट्रिक में या आई एम प्रीटी श्योर 9th या 10th में जो है आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर हम लोग एक कंपास रखते हैं, एक कंपास को यूज़ करते हैं अराउंड इस मेरे ख्याल में बार मैग्नेट, और जो है फील्ड्स को जो है ट्रेस करते हैं। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, आप एक कंपास लें और जो है उसको ट्रेस करते जाएं तो यूल फाइंड के तो जो एक पोल है जहाँ से जिससे आपका कंपास अवे की तरफ अवे पॉइंट कर रहा होगा उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो दूसरी साइड होगी उसको साउथ पोल कह सकते हैं। या फिर ऑफ कोर्स ये नेम कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज आपका जो कंपास है इट इज़ इटसेल्फ ए मैग्नेट। तो इसकी वजह से जो है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में भी बात करते हैं।
बट एनीवेज यू नो कि जो एक सोर्स है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज भी होती हैं और उसी के अंदर वापस एंटर भी होती हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस जिसके अंदर अगर एक चार्ज हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर ही जाती हैं, कभी भी इसमें वापस करीब नहीं आती, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सोर्स, इसको हम सोर्स कहेंगे। अलबत्ता जब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं हम लोग, तो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें इनवर्ड पॉइंट करती हैं। ऑफ कोर्स इनवर्ड और आउटवर्ड जो है वो सिर्फ कन्वेंशन की वजह से, मगर इस कन्वेंशन के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोर्स के तौर पे काम करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंक के तौर पे काम करेगा। सिंक एज इन जो हमारे लाइक वॉश बेसिन में लगा होता है सिंक, राइट, जहाँ पे फील्ड बेसिकली एंटर हो सकती है, या फिर फ्लो जो है जहाँ पे ख़त्म हो जाए या एंटर हो जाए। तो दिस इज़ अ सोर्स पॉजिटिव चार्ज और दिस इज़ अ सिंक जो नेगेटिव चार्ज है। हाउएवर जब मैग्नेट्स में देखते हैं हम लोग, तो जो एक पीस ऑफ मैग्नेट हमें मिला था उसकी एक साइड सोर्स है और दूसरी साइड सिंक है, यानी कि उस सिंगल बॉडी के अंदर ही सोर्स और सिंक दोनों मौजूद हैं। दैट्स वाई फील्ड जहाँ से इमर्ज होती है वो वही उसी को सॉरी फील्ड लाइन को ट्रेस करते हुए ये दूसरे एंड पे वापस आके उसी में एंटर हो जाती है। तो वी कैन इमेजिन कि इस फील्ड लाइन को अगर कंटिन्यू रखें हम लोग, तो इस जो भी बार मैग्नेट है इसके अंदर भी फील्ड मौजूद होनी चाहिए। तो एक फील्ड जो है पूरा लूप कंप्लीट करेगी और ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। तो वी कैन जस्ट ट्रेस इट एनीवेयर यू लाइक, राइट। तो लेट्स ट्राई टू जस्ट ब्रेक देम अपार्ट और इसको तोड़ते हैं ताकि नॉर्थ पोल अलग हो जाए, साउथ पोल अलग हो जाए, हमारे पास सोर्स अलग हो जाए और सिंक अलग हो जाए। और पास्ट में कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। हाउएवर जब ब्रेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों पीसेस ब्रेक होने के बाद फिर से हम एक इंडिविजुअल मैग्नेट बना लेते हैं जिसमें अनदर साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और इसी तरह से दूसरे वाले के अंदर भी नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं, जिसका मतलब ये कि अगेन इसकी जो फील्ड है वो लूप बनाएगी और लूप्स जो हैं वो क्लोज्ड होंगे और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और आउटसाइड द मैग्नेटिक बार भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बड़ी अजीब सी बात है, अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वी हैव नेवर नेवर इनकाउंटर्ड ए मोनोपोल ऑफ मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल। और सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि मैथमेटिक्स भी इसी बात को सपोर्ट करती है कि मोनोपोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोनोपोल हुआ तो हमें बहुत सारी बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी, और दूसरी बात ये कि हमें बहुत सारे अपने फार्मूलाज भी चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, और मतलब बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन खैर, तो इन रियलिटी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। मगर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वी नीड ए यूनिट, क्योंकि हम लोग एज अ फिजिसिस्ट यूनिट्स ही पे काम कर रहे होते हैं। तो बस एक साइंटिस्ट को पकड़ो, उसका नाम उठा के एक यूनिट बना दो। सो टेस्ला वाज ए साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट बेसिकली, और इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम दे देते हैं टेस्ला, राइट। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू एक्चुअली 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये यूनिट ड्राइव कैसे हुआ अभी हम बनाते हैं, इसको अगली स्लाइड्स में पता चल जाएगा, मगर द यूनिट इज़ टेस्ला। और वेल एक यूनिट तो काफ़ी नहीं होता है, तो हम दूसरे साइंटिस्ट को उठाएंगे, दूसरे साइंटिस्ट का भी नाम यूनिट में लगा देंगे, एंड दिस जी स्टैंड्स फॉर गॉस। तो वही गॉस लॉ वाला जो गॉस था ये वही है। तो 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड्स मटेरियल्स तो हैं हमारे पास, और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कवर की थी वो ये कि दूसरे मटेरियल्स जो नॉन मैग्नेटाइज्ड हैं या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनको भी हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ऑन द लोअर लेफ्ट इधर ग्राफ जो बना हुआ है, वेल इट्स नॉट अकॉर्डिंगली टू द स्केल, बट इट्स अ रिप्रेजेंटेशन के होगा क्या। तो जस्ट इमेजिन कि एक मटेरियल है जिसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है, यानी कि वो ओरिजिन पर है और कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है। तो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, एंड एट सर्टेन पॉइंट ये मैग्नेटाइजेशन नॉन ज़ीरो हो जाएगी और ये राइज होने लगेगी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जस्ट इमेजिन हम एट पॉइंट 1 पे आके रुक जाते हैं। एट दिस पॉइंट द मटीरियल इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन बाय एन एक्सटर्नल फील्ड। इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन इस मटीरियल के अंदर हो नहीं सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऑफ कर दें तो मैग्नेट जो है बेसिकली वो कुछ ना कुछ अपने अंदर फील्ड
मेंटेन रखेगा। एंड दैट इज़ हमें नज़र आएगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करते जाएंगे तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिड्यूस होगी, मगर बहुत कम रिड्यूस होगी। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली स्विच ऑफ भी कर देंगे तब भी कुछ मैग्नेटाइजेशन मौजूद होगी, राइट। तो दैट्स स्ट्रेंज, क्योंकि वेल दैट्स स्ट्रेंज मगर अच्छी बात भी है, क्योंकि नाउ वी हैव अनदर मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत अजीब सी प्रॉपर्टी है, यानी कि एक मटेरियल के अंदर कोई प्रॉपर्टी थी, हमने वो ट्रांसफ़र कर दी दूसरे के अंदर, बट इट कैन स्टिल बी डीमैग्नेटाइज्ड अगर हम नेगेटिव फील्ड दें। अगर हम फील्ड नेगेटिव देते हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस होती जाती है और ये ज़ीरो पे आ जाएगी वापस, मगर तब के जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे के रखें तो। सो दिस होल प्रोसेस कैन अगेन बी रिपीटेड फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड, और इट्स अ काइंड ऑफ अ लैग सिचुएशन के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब ज़ीरो होती है तब मैग्नेटाइजेशन कोई ना कोई होती है, जब वो नेगेटिव में जाती है तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है, और वगैरह वगैरह। सो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नेटाइजेशन जो है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दे काइंड रिलेटेड विद अ सॉर्ट ऑफ अ लैग। तो इसको बेसिकली इस पूरे जो क्या चीज़ है, ये ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग हिस्टेरिसिस ग्राफ भी कहते हैं, राइट। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जो मैग्नेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किस टाइप के मैग्नेट के लिए होती है वगैरह वगैरह, ये सब डिपेंड करेगा कि इस शेप का जो है साइज़ कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होनी चाहिए, इसका स्लोप कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ होल डिफरेंट फील्ड के मैग्नेट्स कैसे काम, सॉरी मैग्नेट्स को हम बनाएंगे कैसे। मगर एनीवेज, तो हम लोग मैग्नेट्स को, हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और मैग्नेटाइज मटेरियल्स को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। एनीवेज, सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो हमारी बेसिकली पूरी अर्थ है, राइट। तो बहुत पहले ये डिस्कवर कर चुके थे हम कि पूरी अर्थ के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स सिंपल, हम लोग अभी भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चार्ज्ड मटेरियल चाहिए होगा हमें, और अगर हम उसे फ्रीली छोड़ दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ अलाइन हो जाएगा। तो इन अ सेंस कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में कोई कंपास है, तो आई कैन सी कि कंपास का जो एक साइड जिसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है एज ए नॉर्थ पोल, वो जो है इंडिकेट करेगा मुझे एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डायरेक्शन है ये मेरे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, राइट। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो है बेसिकली, मगर एक्चुअली इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं एज ए बार मैग्नेट इनसाइड एन अर्थ, राइट। ओके, ये नहीं समझना कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, बल्कि चीज़ ये है कि जो मैग्नेटाइजेशन है इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज ए बार मैग्नेट। तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि अर्थ के बीच में एक बड़ा सा बार मैग्नेट लगा हुआ है और उसके साउथ पोल की तरफ हमारा जो कंपास है उसका नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। तो जो जोग्राफिकली जो हमें चीज़ नॉर्थ नज़र आ रही है, इट्स नॉट एक्चुअली नॉर्थ, इट्स एक्चुअली साउथ, राइट। तो हमारे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, और इन फील्ड लाइंस को जो हम ट्रेस भी कर सकते हैं, बना सकते हैं वगैरह वगैरह। जियोग्राफी वाले करते होंगे, बराबर में डिपार्टमेंट है उनका। खैर, एनीवेज, सो ये होता किस वजह से, बेसिकली अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से है या फिर ये क्या कर रही है यहाँ पे। वेल, इसका ताल्लुक बेसिकली यहाँ से है कि हमारी हाइपोथेसिस ये है कि जो अर्थ का कोर है उसके अंदर मोल्टन मेटल्स जो है बेसिकली रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट साइंस। अगर हम डिटेल में पढ़ रहे होते शायद क्लास में तो मैं उस डिटेल में जाता, मगर अभी के लिए इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के अराउंड मौजूद है, और जो है हमारे जो कंपास हैं वो उसी मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कर रहे होते हैं। तो या दैट्स द थिंग, लेट्स मूव ऑन। नाउ सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक लॉ बना सकते हैं दैट इज सिमिलर टू गॉस लॉ, और इसको हम कहेंगे गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। जैसे इमेजिन कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन में मौजूद है, और कोई एरिया है जो मौजूद है हमारे पास। नाउ दिस इज़ एन ओपन एरिया, ठीक है, ये क्लोज एरिया नहीं है, यानी कि फील्ड यहाँ से एंटर नहीं हो रही है, बल्कि दिस इज़ एन ओपन एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बस अपना हाथ कर्व करके सामने रखो अपने, तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एन एरिया, राइट। तो इसका कोई एरिया वेक्टर होगा, और वी कैन जस्ट इमेजिन कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान कोई एंगल फाई मौजूद है। तो वी आर श्योर कि जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर पार्ट होगा वही अलोंग डी ए होना चाहिए। तो
डी है इस वजह से क्योंकि हमने एक छोटा सा पैच कंसिडर किया है, जस्ट इन केस किसी को अगर याद ना हो तो वी कैन जस्ट डिफाइन ए मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि कितने मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया में से क्रॉस हो रही है बाय इंटीग्रेटिंग ऑन दी स्मॉल एरियाज। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे से एरियाज होंगे जिनके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, or we can just assign the proper component of B magnetic field, that is B cosine theta, because it was supposed to be perpendicular, और B perpendicular times TA वही इसकी दूसरी फॉर्म है, बट हमें जो मेन फॉर्म है उसकी वो हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ इंटेग्रल ऑफ B vector dotted with dA vector. This is the vector element of surface area और ये magnetic field का vector है. This gives us the magnetic flux. Now magnetic flux का जो symbol है वो actually phi है, कैपिटल फाई है, और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ नीचे ई लगा हुआ था, तो देयर काइंड ऑफ सेम थिंग। और ये जो एंगल वाला फाई है ये एक्चुअली स्मॉल फाई है और ये वाला कैपिटल फाई है, तो डोंट कंफ्यूज द टू। ओके, ये एंगल है एक्चुअली स्मॉल वाला। सो हियर यू गो, आपके पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बन गई। यू कैन से कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट्स द लाइन, इट्स द मैग्नेटिक फील्ड जो पूरे एरिया में से गुजर रही है। नाउ जस्ट इमेजिन कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इससे अब एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे, और यू रिमेंबर कि गॉसियन सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस होती है, राइट। सो जस्ट लाइक इन चार्जेस, जो हमारे पास एक मैग्नेटिक अगर हम लोग एक वॉल्यूम सपोज करते हैं, राइट, ये वॉल्यूम है और इसका कोई ना कोई एरिया होगा, तो लेट मी जस्ट राइट ए ऑन दिस। अगर करंट इस सॉरी चार्ज इससे बाहर होता है, तो वी आर श्योर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसमें एंटर भी होगी, किसी पॉइंट पे एंटर हो रही होगी और किसी पॉइंट से एग्जिट हो रही होगी। तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हुई है वही एक्चुअली एग्जिट हुई है, और वी प्रूव्ड दिस के जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी अगर इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर मैं इस चार्ज को जो है उठा के, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, और इस चार्ज को मैं उठा के अंदर रख देता हूँ, तो नाउ वी आर श्योर कि अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिनेट हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हमने, दैट मीन्स कि ये सोर्स है, देन वी कैन से कि इस टोटल एरिया में से इस गॉसियन सरफेस में जो टोटल फ्लक्स है, दैट फाई इज इक्वल टू एक्चुअली द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन द एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज द गॉसियन गॉसेस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट। अगेन हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन ए गॉसियन सरफेस अराउंड अराउंड क्या चीज़, अराउंड ए मैग्नेटिक पोल, राइट। तो वी नीड ए नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल। मगर यहाँ पे एक मसला है, मसला यह है कि नॉर्थ पोल अकेला नहीं मिलता, वो हमेशा एक पेयर में मिलता है, दैट इज़ नॉर्थ और साउथ दोनों साथ आते हैं। दैट मीन्स कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में से बाहर निकल रही है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर भी हो रही है, राइट। और जो इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, वो इसी से बाहर निकल के इसी से वापस आ रही है, राइट। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इन आउटवर्ड फ्लक्स है वही इनवर्ड फ्लक्स है, एंड इन दिस केस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फॉर ए क्लोज सरफेस, ये इंटीग्रेशन पे जो सर्कुलर साइन है ये इंडिकेट करता है क्लोज सरफेस, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नाउ अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो टोटल फ्लक्स होता है दैट वाज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट फॉर मैग्नेटिज्म द गॉस लॉ स्टेट्स के जो टोटल फ्लक्स होगा अराउंड एनी क्लोज सरफेस, अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस, इट हैज़ टू बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट्स वेरी गुड, राइट। इस इक्वेशन का बेसिकली एक और मकसद है, इसका मकसद ये है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये भी है, राइट। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड और मेक श्योर यू गेट दिस पॉइंट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की अब हम दोबारा एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं विद द स्लाइड डिटेल्स के मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो सकती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, right? Or for this reason we can just explain magnetic field B is sometimes called magnetic flux density भी कहा जा सकता है इसे, right? Because we're just trying to figure out कि जो है कितना flux कितने एरिया में से जा रहा है, that is a kind of a density, right? So here you go, this is Gauss law for magnetism. Now that we have defined the Gauss law for magnetic field, let's see कि charged particles कैसे behave करते हैं magnetic fields के अंदर. So just focus on the top left figure. We have a magnetic field in some direction. इसके वेक्टर दिया हुआ है, और कोई एक चार्ज पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं दैट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड,
राइट, और वो वेक्टर v से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि उनके दरमियान एक एंगल है दैट इज मेकिंग एंगल फाई। सिंस यू हैव टू वेक्टर्स ओनली, तो आप इसके ऊपर एक प्लेन बना सकते हैं और जस्ट से कि ये प्लेन जो है वो v और b का प्लेन है, राइट, वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है। नाउ इन दिस केस जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी कि दोनों वेक्टर्स b और वेलोसिटी, इन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर एक फोर्स का वेक्टर जो है ना हमारे पास मौजूद होगा। ना हमें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स ये हमने एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो जो है उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी एंड दैट इज टूवर्ड्स दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन, राइट। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? वेल वी फाउंड आउट के जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो वेलोसिटी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई होगी उसके ऊपर। नाउ क्योंकि हमने कोई एंगल फाई सपोज किया था, वी आर श्योर कि वी कैन जस्ट से कि जो v परपेंडिकुलर है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वी कैन जस्ट चेंज इट इनटू दिस फॉर्म q v times b sin phi, right? Since this is a like a थ्री वेक्टर सिस्टम जिस जो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय क्रॉस प्रोडक्ट, मगर वो अभी हम करते हैं। तो जस्ट क्योंकि साइन फाई के ऊपर ये डिपेंड करता है, यू कैन से कि फाई अगर 90 होगा तो वी कैन गेट 1 राइट हियर, एंड द फोर्स मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड कैन वी कैन हैव q टाइम्स v टाइम्स b। नाउ दिस इज अ मैग्नीट्यूड, राइट। और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसे असाइन करें, तो वी नो के थ्री वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उनके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल यूज़ करना कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन हमारे लिए आसान है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे पास राइट हैंड जो है वो इस तरह का होता है। ऑफ कोर्स बकरे ये रूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका राइट हैंड इस तरह का नहीं होता, लेफ्ट हैंड भी इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट फॉर द कन्वीनियंस हमने ये रूल बनाया है जिसमें इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड ए रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में इंटरेक्ट करेंगे बाय रोटेशन। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर v को मैं रोटेट करूं टूवर्ड्स b, ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि v क्रॉस b, देन जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। हम सिमिलरली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो v की b की, यू कैन गेट द सेम रिजल्ट। और क्या, और दिस इज फॉर कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क आएगा, एंड दैट इज़ कि जो चार्ज है उसका माइनस साइन हमें नज़र आ रहा होगा, एंड दैट मीन्स कि जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है उसका क्यू क्या आ रहा होगा हमारे पास, तो इट विल बी रिटन एज नेगेटिव क्यू, जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन एक्चुअली चेंज हो जाएगी, राइट। तो वी कैन से कि जो एक्चुअल रूल है हमारे पास वो लेफ्ट हैंड रूल बन जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड जो है वो इस तरह के होते हैं। लेकिन खैर एनीवेज, तो वी कैन जस्ट राइट एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन एज f इक्वल्स क्यू वी क्रॉस p। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, और ये डायरेक्शन को प्रिजर्व रखता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमें पता चल जाएगी मूविंग चार्ज के ऊपर किस तरह की है। नाउ द की फीचर हियर इसके जो फोर्स है वो अप्लाई तब होगी जब वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो, देयर इज़ नो फोर्स, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज बैठा हुआ है, आराम से बैठा है, तो वो आराम से ही बैठा रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो मूव करना शुरू हो जाए या कोई उसे धक्का दे, then it will start to just behave under the force, magnetic force जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। So yeah, this was the force on the magnetic, nahi, of the magnetic field on the electric charges. Okay, let's move on. Okay, हाँ या, तो जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी मोशंस, वो बड़ी सिंपल सी थी, राइट, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली हमें नज़र आ रहा था। बट जस्ट इमेजिन कि टाइम के साथ क्या ऐसे चेंज होगा वो। ऑन द टॉप लेफ्ट यू कैन सी एन इमेज जिसके ऊपर एक्स का जो है एक पैटर्न बना हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह की है कि जस्ट इमेजिन आपकी आंखों से निकल के वो स्क्रीन पे जा रही है, राइट। तो देयर इज एन एरो इनसाइड द स्क्रीन, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और जस्ट इमेजिन के एट ओरिजिन यहाँ पे एक पार्टिकल रखा था, और ये पॉजिटिव पार्टिकल है, और ये वेलोसिटी v
की डायरेक्शन थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, ठीक है। तो इन दैट केस जो फोर्स होगी वो होनी चाहिए इन दी अप इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, राइट, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। सो यू कैन जस्ट वर्क आउट के बाय राइट हैंड रूल और जस्ट सिंपली बाय वेक्टर प्रोडक्ट के फोर्स की जो है वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ओके, तो अंडर दिस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और याद करो मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स वेलोसिटी का वेक्टर है इसका इसकी बेसिकली डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। विद दिस जो अब नई फोर्स अप्लाई होगी इट विल अगेन बी परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, जिसका मतलब यह है कि इट विल पॉइंट टुवर्ड ए सेंटर ऑफ द कर्व, राइट, जो भी कर्व पाथ ये जनरेट कर रहा है उसके अंदर दरमियान। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उसके बाद क्या होना चाहिए, ये पार्टिकल उसी कर्व में मूव करता रहेगा जिस तरह से फोर्स जो है वो चेंज होती रहेगी। और जो पिछली स्लाइड में लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, दिस वाज इट, ये मतलब था उसका कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी बट कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगेन अगर वेलोसिटी जीरो होती तो इट शुड नॉट हैव मूव्ड इन दिस सर्कुलर पैटर्न। या विद दिस हम लोग ये इसको थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, दैट इज़ वी इमेजिन्ड कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है वेलोसिटी और इट वाज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। लेकिन अगर कोई आर्बिट्ररी एंगल होता, राइट, कोई आर्बिट्ररी एंगल होता ऑफ वेलोसिटी, इन दैट केस आपके पास जो मोशन होती वो दो तरह की होती, एक तो सर्कुलर मोशन होती यानी कि पार्टिकल गोल गोल घूम रहा होता, मगर एक और मोशन होती जो एक्चुअली ट्रांसलेशन होती। और ये जो इसका पाथ है वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप जो है वो सिलेंडर की जो आउटसाइड पैटर्न होता है यानी कि शेप जो होता है उसको ये ट्रेस करता हुआ चला जाएगा। सो दैट बिकम्स ए सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ, सिलेंड्रिकल क्यों बोल रहा हूँ, हेलिक्स बोलना चाहिए, या हेलिक्स ये जो है जनरेट करता जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो ये जो ग्रे पाथ है ये हेलिक्स की तरह का है और ये ट्रेस होता जाएगा। तो ये तब है कि जब कोई आर्बिट्ररी एंगल बन रहा होगा वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स कि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं उसकी। बट फॉर दैट वी नीड टू फॉर्मुलेट समथिंग आउट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सर्कुलर पाथ की वजह से है वो एक्चुअली बराबर होनी चाहिए टू दी मैग्नेटिक फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है ये वही मैग्नेटिक फोर्स है जो एक्चुअली इसे गोल गोल घुमा रही है। एंड वी नो के फॉर एवरी सर्कुलर पाथ जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और एंड वी कैन जस्ट राइट इट एज mv² अपॉन r ऑन द टॉप राइट। यू कैन सी कि mv² अपॉन r लिखा हुआ था एक साइड पे और दूसरी जगह लिखा था q टाइम्स v टाइम्स b। तो v से जो है एक v कैंसिल हो गया। यू कैन जस्ट इमेजिन के यू कैन जस्ट फिगर आउट के r जो है वो बराबर होगा mv डिवाइडेड बाय q टाइम्स b, और ये रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ का जो है फॉलो कर रहा है। तो जस्ट कीप योर सेल्फ रेडी टू यूज दिस फार्मूला एनीवेयर। विद दिस हम आप जो है फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू v अपॉन r। जस्ट पुट इन द वैल्यूज फॉर v और आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो विद दिस फार्मूला हमें नज़र आ रहा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, राइट। यानी कि मास भी इन्वॉल्व है चार्ज पार्टिकल का, क्या होना चाहिए, बिकॉज आपको याद रहना चाहिए कि जो मास है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं है बल्कि ये आयंस भी हो सकते हैं, राइट। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक बहुत छोटे स्टायरोफोम जैसे भी हो सकते हैं, राइट। याद है स्टायरोफोम जब सामान में से निकलता है तो कभी कभार चार्ज्ड होता है वो और बालों से चिपक जाता है, दैट्स बिकॉज वो चार्ज्ड होता है, राइट। तो उस तरह के तमाम पार्टिकल्स के लिए भी ये एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है ये फॉलो किया जाएगा। एनीवेज इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड अब की बार नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं ये तो एक
स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीक है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक टू स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये एक पूरा ट्रांजिशन है जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इन दैट केस आपके पास जो पार्टिकल है मेकिंग सम आर्बिट्ररी एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये एक सर्कुलर पाथ भी ट्रेस करेगा, लेकिन इसके साथ ये आगे भी जाता रहेगा, राइट। तो आगे भी जा रहा है, सर्कुलर पाथ भी ट्रेस कर रहा है, और जो सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी है और जो रेडियस है, ये दोनों डिफाइन हो रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इसकी इस पॉइंट पे वीक कर दूं, दैट वुड मीन कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, स्मॉल है, तो रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स जो आपको जो मोशन है उसका रेडियस बेसिकली बढ़ जाएगा, और वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, मगर याद रखना है अब भी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जब ये वापस स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा तो ये वापस इसका अपना रेडियस कम कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये उसी तरह से मूव करता जाएगा। सो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि अब तो हमें अब हम तमाशे कर सकते हैं इन चार्ज पार्टिकल्स से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जैसी हम बनाएंगे उस तरह के चार्ज पार्टिकल्स बिहेव करते जाएंगे, राइट। सो विद दिस ये मेरे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑन द लोअर राइट कॉर्नर जो जो प्ले नहीं हो रही। ओके, आई डिडंट थॉट अबाउट। ओके, तो एक मसला हो गया। ये डेमोन्स्ट्रेशन एक वीडियो है जो मैंने इंक्लूड की थी अपने स्लाइड्स में, मगर ये इस वक्त रिकॉर्डिंग के दौरान प्ले नहीं हो रही। आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन या लेट मी जस्ट गिव यू, चलो इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो यार ये चलना चाहिए थी, लेकिन खैर देखते हैं। खैर एनीवेज, जस्ट विजिट दैट लिंक और जो है वॉच दैट वीडियो, वॉच दिस डेमोन्स्ट्रेशन, इट्स अ गुड थिंग, तो ट्राई टू वॉच दैट। In this demonstration, I have a चल tube गई। connected to this power supply. When I turn on the power supply, we get a nice beam of electrons flowing from here to here. Now I also have a magnet, South Pole, North Pole, and what I'm going to do is I'm going to bring the South Pole up towards this end of the tube. Now the question is, which way will the beam deflect? Will the beam deflect up? Will the beam deflect down? Will it deflect towards me? Will it deflect away from me? Or will it not deflect in any way? Okay. So bringing the South Pole in this way caused the beam to deflect up. How can we check to see if this is correct? We need to use the right-hand rule. So if my thumb is the direction of the current, of the flow of electrons, this way, and the magnetic field is pointing away from me, if I curl my fingers, it says that the beam should go down. But that's not correct. Why? Because the beam is charged negatively, so we need to put a minus sign in front of that direction, so it turned up. ओके, तो दैट वाज द डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे नहीं पता कैसे चल गई, लेकिन आई होप कि आपने उसकी ऑडियो सुन ली होगी। आई रियली होप कि आपने सुन ली होगी। अगर नहीं होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोई इंफॉर्मेशन आप लोग को लिख के दे दूंगा, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट टू। नाउ जो पिछली डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी, इसी के एक्चुअली बड़े बड़े वर्जन्स भी होते हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और हम लोग पार्टिकल्स को जो है उसमें स्ट्राइक करवाते हैं और देखते हैं कौन कौन से नए नए पार्टिकल्स डेवलप हुए हैं। सो जस्ट इमेजिन कि ये एक गैमा रे है जो इस डायरेक्शन से आ रही है, फॉलोइंग द ब्लू एरो, और ये एक हाइड्रोजन एटम को जो है स्ट्राइक करती है, राइट। तो एक गैस चेंबर है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, जिसमें गैमा रे आकर उसको स्ट्राइक करती है, और उस कोलिजन की वजह से एक्चुअली जो हाइड्रोजन है वो डिस्पर्स हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट। बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट होगा बाकी पार्टिकल फिजिक्स में, लेकिन यू जस्ट हैव टू इमेजिन के हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो दो सर्कुलर पाथ बने ये किस लिए बने, एंड दैट इज़ बिकॉज के एक पाथ इनमें से इलेक्ट्रॉन का है,
फॉर चार्ज नेगेटिव, और दूसरा जो है वो पॉजिट्रॉन का है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, राइट। और यू कैन जस्ट सी के दोनों कितने ऑपोजिट हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली सीधा सीधा चला गया है, बस सीधा तो नहीं गया एक्चुअली, इसका पाथ भी कर्व हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कर्व बहुत ज़्यादा लंबा है, एंड दैट्स बिकॉज इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो इट्स कॉल्ड ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और वी कैन जस्ट फिगर आउट कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों है, बिकॉज इसके जो कर्वेचर है वो भी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इसका कर्वेचर है। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स में वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वो किस तरह से उनको जो है कौन से चार्ज असाइन करने चाहिए। ये सिंपल सा कौन सा एक एक्सपेरिमेंट था, मगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। जस्ट इमेजिन के बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ अगर स्ट्राइक करें तो क्या होगा, और इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन के किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर टू ट्रेसिंग द पार्टिकल्स। Again, there is another explanation के another application जो हमें नज़र आएगी हमारी पूरी अर्थ के अंदर। तो you can just remember कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है हमने इमेजिन किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स की तरह है। तो दैट मीन कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड इन्वॉल्व हैं। ना एक बहुत अजीब सा फिनोमेना हमें नज़र आता है नॉर्थ पोल के अराउंड और साउथ पोल के अराउंड कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे जो है रंग बिरंगी कुछ वेव्स जो हैं वो आसमान में बन रही होती हैं। दोज आर कॉल्ड, वेल उनके कई नाम हैं, उसको ऑरोरा भी कहते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लाइक लाइट रिवर्स भी कहते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली होता यह है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम आउटर स्पेस वो इन मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और यू रिमेंबर कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ट्रैप पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी वेक्टर कोई एंगल बना रहा होगा, देन दैट मीन्स कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्पाइरल या फिर हेलिक्स शेप में जो है वो ट्रैवल करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करते हुए किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली इस स्पाइरल को ट्रेस करते हुए जाते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर, यानी बेसिकली पोल्स के ऊपर जाके ये स्ट्राइक करते हैं। दे कैन जस्ट ट्रैवल ऑन द बोथ साइड्स, नॉर्थ में भी जा सकते हैं साउथ में भी जा सकते हैं। मगर द थिंग इज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह स्पाइरल होते हुए अर्थ के अराउंड स्पाइरल होते हुए उन पोल्स पे जाके जो है एंटर होते हैं, एंड एट वेरी सर्टेन मतलब कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, टाइम ऑफ द ईयर्स होते हैं जहाँ पे ये जो शो होता है पूरा ये बहुत ज़्यादा होता है। मगर यहाँ पे आपको दो साइंस नज़र आ रहे हैं बेसिकली, जिनमें से एक का रेडियस कम है और एक का रेडियस ज़्यादा है, राइट। और यू कैन जस्ट सी के यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन ट्रैप्ड इनर रेडिएशन बेल्ट, राइट। तो ये इनर बेल्ट है जिसके अंदर ट्रैप्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर रेडिएशन बेल्ट में ट्रैप्ड हैं, राइट। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोटॉन अंदर वाले में क्यों ट्रैप्ड हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले बेल्ट में क्यों ट्रैप्ड हैं। तो टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट। और लेफ्ट राइट पे जो बेसिकली इमेज है वो इन लाइट्स की एक इमेज है। दे आर मोस्टली ग्रीन बट और भी कलर के हो सकते हैं ये, तो इट डजंट रियली मैटर। Now, since we are talking about the charged particles moving through magnetic fields, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो मौजूद होती है, लेट्स कंबाइन द टू। और हमें पता है कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो आप इससे पहले देख चुके हैं वो था कैथोड रे ट्यूब का, जिसके अंदर दो फील्ड्स को हमने एक साथ मर्ज किया था। दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस पोल और द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दीज टू प्लेट्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली एक कैपेसिटर की मदद से, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जैसे पिछली डेमोस्ट्रेशन में देखा था उसी तरह के दो मैग्नेट्स की वजह से जो बाहर रखे हुए, ठीक। ओके ओके, दिस इज एन एम्बुलेंस अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो। खैर एनीवेज, या तो इसके अंदर हुआ क्या था कि चार्ज पार्टिकल्स बेचारा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्ट होगा। सो द टोटल फोर्स जो अब की बार अप्लाई होगी इसके ऊपर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू वी टाइम्स पी, बल्कि क्यू टाइम्स द ई प्लस वी क्रॉस पी होनी चाहिए अब की बार, राइट। तो दैट्स अ गुड थिंग। और यू कैन जस्ट इमेजिन कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा अगर कोई एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करो तो। मगर आई एम श्योर प्रीटी श्योर कि आप लोग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, राइट। ओके, तो विद दिस
एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग एक और यूज़ करते हैं जो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग पार्टिकल्स को जो है यहाँ से इमिट करते हैं और कुछ स्लिट्स में होते हुए वो एक कंबाइंड फील्ड के अंदर जाते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है। सो दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। नाउ एट सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये एपरेटस ख़त्म हो गया, राइट। सॉरी, एपरेटस की जो मेन ट्यूब है वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली ये पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो एक कर्व पाथ को फॉलो करेंगे। नाउ बिकॉज इनका जो इमिटिंग पॉइंट है वो सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ ये दोनों ट्रैवल करेंगे वो अपने मास के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो जो हैवियर पार्टिकल होगा वो एक जगह पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए, और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो दूसरी जगह पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए। जस्ट गो अहेड और रिवाइज करो पिछला अर्थ वाला प्रॉब्लम जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट बेल्ट्स को फॉलो कर रहे थे, और फिर रिवाइज करो उस फॉर्मूले को जो हमने रिवाइज किया था अबाउट द रेडियस, और यू कैन जस्ट इमेजिन कि इनमें से बड़ा रेडियस किसका होगा फॉर द पार्टिकल दैट विद ग्रेटर मास और द लोअर मास। या ट्राई टू डू दैट, पॉज द वीडियो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज काइंड ऑफ अ, या होमवर्क नहीं है लेकिन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ एक और एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग बस ऊपर से देखेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो हमें नज़र आता है। इट इज़ कॉल्ड द हॉल इफेक्ट, और हॉल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद द मैरिज हॉल। ओके, तो हॉल इफेक्ट में ये होता है कि आपके पास जो पार्टिकल हैं, सॉरी आपके पास एक सॉलिड प्लेट है, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय दिस होल प्लेट, राइट। इसके अंदर पार्टिकल्स ट्रैप्ड हैं और ये कंडक्टर है बेसिकली, राइट। तो पार्टिकल हैं आपके पास और इसमें से आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ करंट पास कराना चाह रहे हैं इन दिस डायरेक्शन along the direction of j, राइट, jx यानी कि करंट डेंसिटी, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे दे विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट डायरेक्शन, राइट, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन जो होती है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, इन दिस डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन। नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आपको एक वेक्टर भी नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जस्ट ट्राई टू इग्नोर दिस वन फॉर व्हाइल। हम एक करंट जा रहा है, राइट, इस फील्ड में से, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट्स इट, ये दो चीज़ें हो रही हैं। नाउ इसके नतीजे में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे तो वो फील करेंगे एक फोर्स टूवर्ड्स दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, राइट। जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि उनका पाथ जो होगा वो कर्व होगा, राइट, वो ऊपर से जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि एट दिस लोकेशन जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा ओवर ऑल दिस कॉर्नर, दिस एज, राइट। अगर एक साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है तो दैट मीन्स दूसरी साइड पे जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव साइन अपीयर हो जाएगा। नाउ विद दिस हम लोग कह सकते हैं कि एक साइड पे एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं, एंड दिस गिव्स बर्थ टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से कोई अप्लाई नहीं की थी, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, बिकॉज देयर वॉज ए करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पीस ऑफ मेटल, ठीक है। तो इन दिस सेंस हम लोग जो है कुछ मज़ीद कैलकुलेशंस के बाद एक फार्मूला जनरेट करते हैं जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्जेस वगैरह निकालते हैं, और ये सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करने में बहुत यूज़फुल होता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस फार्मूला, इसको भूल भी सकते हो आप लोग, डजंट रियली मैटर फॉर अस। और सिमिलरली अगर हम लोग पॉजिटिव चार्जेस को इमेजिन करने की कोशिश करें तो इट विल बी द ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोर्स, मगर प्रिंसिपल जो है वो कम्प्लीटली सेम है। या दैट वाज द हॉल इफेक्ट, और मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये इमेज यहाँ पे क्यों पुट की है, मगर लेट्स ट्राई टू इमेजिन हो क्या रहा है। ओके, सो दीज आर कंडक्टिंग रॉड्स, कंडक्टिंग रेल्स हैं ये, और ये कंडक्टिंग बार है,
ओके या आई रिमेम्बर नाउ कि तो ये बार जो है बेसिकली इन रेल्स के ऊपर मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, राइट? मतलब आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और हमारे पास एक सर्किट लगा हुआ है जिसमें एक स्विच है, जस्ट इमेजिन के स्विच बंद कर दिया तो स्विच बंद हो गया। और हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है, या ये कह लो पोटेंशियल सोर्स है, जो दो तरह से ए और बी, यानी कि एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी या एक सेल उल्टा किया हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बी सिचुएशन में इस फील्ड को अटैच करेंगे तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, और अगर ए में अप्लाई करेंगे तो फोर्स कहाँ पे होनी चाहिए। नाउ यू आर गिवन द फैक्ट के फोर्स जो है बेसिकली राइट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो या क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सी ओरिएंटेशन हमें अटैच करनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस बार टू मूव टूवर्ड्स द राइट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन है, और यानी कि आपका रिवीजन होता जाएगा। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग एक डिज़ाइन करेंगे फॉर्मूला, या लेट्स से रिलेशन बिटवीन द पोजीशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द क्या था, द सोर्स, राइट? तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया था, और दैट टर्नड आउट टू बी सम लाइक क्यू समथिंग, राइट? और रिलेशन उसका आर स्क्वायर के साथ था। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी यही करने वाले हैं, मगर थोड़ी सी हिंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक नई फॉर्म बनाएंगे। We can just imagine कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, राइट, ऑन द लेफ्ट डायग्राम। और इससे कुछ दूर जो है बेसिकली हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ठीक है। और दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर आर, राइट? और सिंस वी नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका इफेक्ट एक स्टैटिक चार्ज के ऊपर नहीं होता, वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि जो चार्ज है वो बेसिकली मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ, या मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम लोग असाइन करें सम वैल्यू एट ईच पॉइंट अराउंड दिस चार्ज, अराउंड दिस मूविंग चार्ज, राइट? तो ये हम लोग करना चाह रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वन ओवर आर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वन ओवर आर स्क्वायर से। एंड दैट वुड इम्प्लाई कि जितने ज़्यादा दूर होंगे हम लोग उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक हम प्रिंसिपल जो है यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ दैट कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से आ सकती है। देर आर सम कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व जो एक तरह से पार्ट है डेरिवेशन वगैरह का, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज वैल्यूज़ के Q और R, इन दोनों का रिलेशन हमने बना लिया। नाउ एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में है, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट? तो जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम राइट हेयर। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट इज़ गिवन बाय ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन इन विच वी आर मेजरिंग इन, जो भी मेजरमेंट पॉइंट है, यानी कि क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइम्स, सॉरी टाइम्स नहीं बल्कि क्रॉस्ड विद वेलोसिटी वेक्टर। सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, देन वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट P, तो ये जो है उसका वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, राइट? तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो दैट वुड गिव मी ए मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, और या इसको भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे, तो दिस रिप्रेजेंट्स दिस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे होगी। ओके, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि और क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं इसके बारे में देखूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर बेसिकली इस डायरेक्शन में है, राइट? और अब जब मैं वेलोसिटी और इस वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो अगेन मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। ये अच्छी बात है क्योंकि पहले इस पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन में थी, इस पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन में। तो बेसिकली इट्स लाइक ए सिलेंड्रिकल सरफेस जो बेसिकली इस तरह से जा रही है, राइट? और इस प्लेन से जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लाइन, यानी कि दिस
ऑल दीज पॉइंट्स के ऊपर ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी. नाउ बिकॉज ऑफ द सिमेट्री वी कैन जस्ट से कि क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अंदर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सिंस एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक सॉरी चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स वी जस्ट हैव ए सिलेंडर और जिसके बीच में से जो है किसी वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. तो हम इन दैट केस वी कैन जस्ट से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर रहेगी. तो एट दिस पॉइंट ये डाउनवर्ड जो है पॉइंट कर रही होगी, और एट सम पॉइंट जो इससे नीचे है वो पीछे की तरफ पॉइंट कर रही होगी, राइट. तो यू कैन जस्ट ट्रेस द होल मैग्नेटिक फील्ड इन दैट. और ये सब हमें सिर्फ इस वजह से मालूम है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट. एक्सपेरिमेंट किए, हमने चार्जेस को मूव किया, वी फिगर्ड आउट कि उसके बराबर में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वी जस्ट सॉ के उसके बराबर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बराबर होगी वी क्रॉस आर के, राइट. और मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ एट दिस पॉइंट p मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम होगी, एट दिस पॉइंट p थोड़ी ज़्यादा होगी, एट दिस पॉइंट जो है थोड़ी सी कम होगी. तो इट मैटर्स कि आप कितनी दूर हैं उस चार्ज पार्टिकल से, राइट, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल से. नाउ अगर ये एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो डज दैट मीन कि जो मैग्नेट्स हमने सबसे पहली स्लाइड में डिस्कवर किए थे, क्या उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? बट दैट्स रियली स्टूपिड, बिकॉज वो एक नॉन कंडक्टर भी होता है, मैग्नेट नॉन कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि उनके अंदर कोई चार्ज मूव कराने वाली सोर्स है नहीं मौजूद. फिर हाउ कम उनके अंदर अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है? बस दैट टर्न्स आउट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो तरह की हो गई हमारे पास. एक है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, और जो उन मैग्नेट्स के अंदर, जो नेचुरल मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, दैट वाज ड्यू टू इंटायरली डिफरेंट रीज़न. ठीक है, जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो बेसिकली क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, जो एक मैग्नेटिक स्पिन होती है उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होती हैं. हाउएवर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की नेचर बिल्कुल सेम है, यानी कि इनके पोल्स होते हैं, ये क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं, और इसके अलावा गॉस लॉ इनके ऊपर अप्लाई होता है, और दे जस्ट बिहेव इन द सेम वे. ठीक है, तो हर तरह से सेम होती हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स. हाउएवर दोनों जनरेट किस तरह से होंगी ये डिफरेंट है, राइट. तो हियर गो, ये हमारे पास एक तरह से इक्वेशन बन गई जो हमें बता सकेगी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग पार्टिकल किस तरह की होगी. नाउ वी कैन जस्ट जनरलाइज दीज पार्टिकल्स, और जस्ट इमेजिन कि एक कंडक्टर है ऑन दिस राइट डायग्राम. यू कैन सी कि एक कंडक्टर मौजूद है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है. करंट का मतलब सिर्फ ये होगा कि कंटिन्यूसली चार्जेस यहाँ से फ्लो होते जा रहे हैं, राइट. तो इन दैट मैनर, इन दैट केस हम लोग अगेन सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं. हाउएवर अब की बार हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि स्मॉल एरिया सपोज कर लें उस वायर का, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डी एल, राइट, एक छोटा सा एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट. और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है दैट विल बी स्मॉल बी, यानी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी उस छोटे से एलिमेंट की वजह से. हम यू नो के पिछली जो इक्वेशंस है उनकी तरह उनको यूज़ करते हुए हम लोग इस क्यू वी जो है इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं इनटू आई टाइम्स डी एल. ट्राई टू रिकॉल दैट, और इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश कर लो क्योंकि बड़ा छोटा सा कन्वर्शन है. However, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है फॉर दैट स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट वाज DL. इसको हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो जस्ट टेक एन इंटीग्रल ऑन I टाइम्स DL क्रॉस R hat divided by R square. So this is actually called the Biot-Savart law, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं. सो दैट्स Biot-Savart law, और इसके एक्चुअली यूजफुल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. तो इसको यूज़ करते हुए हम लोग एक नया लॉ जो है वो इंड्यूस करेंगे, और देखेंगे कि एक्चुअली करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स की रिलेशन फर्दर क्या हो सकता है. So let's try to solve a problem with this Biot-Savart law. पिछली एग्जांपल्स की तरह जो हम चार्ज पार्टिकल के लिए करते आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन ए लाइन ऑफ चार्जेस, राइट, मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. जिसका मतलब ये बेसिकली एक कंडक्टर है, और फ्रॉम नेगेटिव ए टू पॉजिटिव ए, और इसमें जो है हम लोग करंट दौड़ा रहे हैं आई इन द पॉजिटिव आई डायरेक्शन,
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और लेट्स इमेजिन अ पॉइंट जो इस लाइन से थोड़ा सा दूर है एट डिस्टेंस x, और वो x डायरेक्शन के अंदर है। एट दिस पॉइंट p हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। So using the same formula we can just figure that out. वो किस तरह से you just need to write mu naught over 4 pi और इस इंटीग्रल को सॉल्व करो एंड दैट्स इट। ओके सही, इंटीग्रल को भी सॉल्व करने बता देता हूँ कैसे होगा। वी जस्ट फिगर्ड आउट इन द लास्ट स्लाइड के जो q और v है इसको हम चेंज कर देंगे इनटू i टाइम्स dl। नाउ अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है v dl की। और इट मेक्स सेंस क्योंकि जो इस लाइन एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल्स की होगी वो इस करंट, वो इस वायर की डायरेक्शन में ही होगी ऑफ कोर्स। तो दैट्स सो आई तो हमारे पास बड़ा मासूम सा मैग्नीट्यूड है, लेट्स जस्ट मूव इट आउटसाइड। तो ये बाहर आ गए तमाम के तमाम मैग्नीट्यूड्स हैं, और लेट्स जस्ट सॉल्व के डी एल क्रॉस आर क्या होना चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डी एल राइट इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और आर की डायरेक्शन बेसिकली ये है राइट, क्योंकि फ्रॉम दिस डी एल वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट पी। तो ये हो गई आर की डायरेक्शन। वी जस्ट टेक ए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ये एंगल है इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसका, और वी कैन जस्ट इमेजिन कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल you just take a cross product, you say कि डी एल क्रॉस आर जो होगा वो एक्चुअली जो रिजल्ट बनेगा, जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द स्क्रीन होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉइंट पी पे जो फील्ड होगी वो बेसिकली उसके ऊपर एक्स बना हुआ है एक छोटा सा, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन है राइट। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। नाउ टू वर्क आउट के इसकी डायमेंशंस यानी कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू नो कि हमने पिछली दफ़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए राइट। तो यू नो आर ये होगा वगैरह वगैरह, और एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन जस्ट वर्क आउट कि ये मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। और या ट्राई टू डू दैट, इसको स्किप नहीं करना, जस्ट रफ कॉपी में करो लेकिन करो इसे राइट। और सिमिलरली अगर इस पॉइंट इन पॉइंट्स पी को मैं किसी और पॉइंट पर करूँ, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में लूँ, या फिर मैं इसको जो है ट्रेस करूँ एक पूरे सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, I'll come up with this kind of distribution around B, around this wire. तो magnetic field जो है वो at any distance, at any fixed distance, मुझे नज़र आएगा कि वो टेंजेंशियल होगी टू ए सर्कुलर पाथ जो इस रेडियस के ऊपर मौजूद होना चाहिए। नाउ अगर मैं इस रेडियस को छोटा कर दूं, यानी एक क्लोजर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करूं, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा मगर उसकी डायरेक्शन सिमिलर होगी, और उसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल ही रहेगी। नाउ क्या फॉर्मूले में हमें नज़र आ रहा है इस मैग्नीट्यूड की डिपेंडेंस। देयर इज़ एन एक्स हेयर, और एक एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर और क्यूब। या अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी पड़ेगी, हम प्रीटी श्योर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी पड़ेगी हमें, और फिर उसके बाद ये बनेगा। तो at for some kind of approximation we can just say कि magnetic field near a long wire long straight wire। ओके तो हम ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये लिखी हुई है फॉर नियर ए वायर, जिसका मतलब ये है कि x बहुत छोटा है और y बहुत बड़ा है राइट। तो वी कैन जस्ट इग्नोर दिस x, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके जो है इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस जो आपके पास टोटल रिजल्ट होगा बेसिकली वो सिर्फ r होगा, r स्क्वायर नहीं होगा, r होगा आपकी बार, ठीक है। और और क्या, या आई गेस दैट्स इट। ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, आई एम रियली नॉट इनटू दैट के इंटीग्रल को सॉल्व करूं, और या आप लोग भी नहीं करो, इट डजंट रियली मैटर कि इसकी डेरिवेशन क्या है। लेकिन द पॉइंट इज आप लोग इसको बुक से देख सकते हो, 2-3 स्टेप्स हैं, जस्ट ट्राई टू से के सी के उसमें क्या लिखा हुआ है। और दिस विल बी द फाइनल फॉर्म के बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर आर। इसका मतलब ये है कि आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स के जैसे जैसे मैं मैं वायर के करीब आता जाऊंगा, यानी कि रेडियस रिड्यूस करता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, एंड दैट रिप्रेजेंट्स दी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ फैक्टर्स। तो ये दूर जो है स्मॉल वेक्टर होगा बी का, और जो करीब है वो मैं थोड़ा सा लार्ज वेक्टर बना सकता हूँ। So anyways, जब हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, now we can have an entirely new definition for a current, that is 1 ampere is the unvarying current
या अनवेरिंग का मतलब ये है कि करंट वायर में चेंज नहीं हो रहा है, इट्स अ कांस्टेंट, राइट। इफ प्रेजेंट इन ईच ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इन्फिनिट लेंथ, यानी कि दो वायर सपोज करो, एक ये वाला वायर है और एक ये वायर सपोज कर लेते हैं, तो इन दोनों में जो है करंट जा रहा है और कोई वेरी नहीं हो रहा है, राइट। If present in each of the two parallel conductors of finite infinite length and 1 meter apart, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, in empty space, हवा में नहीं है बल्कि empty space में, cause each conductor to experience a force of exactly 2x। यार ये बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है, या या बस इसे पढ़ लेते हैं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टू एक्सपोनेंट -7 न्यूटन पर मीटर इसके ऊपर फोर्स लगेगी। खैर, NIST जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए शायद ये ज़रूरी है डेफिनेशन, लेकिन हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स इट, दिस वाज एन एप्लीकेशन फॉर द बायोट-सावर्ट लॉ। Okay, so with this we are allowed now to just summarize this form के करंट जब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस किस तरह की होती है। जस्ट इमेजिन के जो एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अराउंड लूप्स बने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के। और जब हम लूप जनरेट करते हैं वायर का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके सेंटर में से एज ए स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग मल्टीपल टर्न्स दे दें तो दैट विल बिकम ए सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। मगर इन सोलेनॉइड यू कैन जस्ट सी के जो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है, गिवन के कंडीशंस जो है वो भी यूनिफॉर्म है। और उसके बाद जब ये यहाँ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, तब ये स्प्रेड हो जाती है और इसका एक एंड सोर्स की तरह काम करता है, दूसरा एंड सिंक की तरह काम करता है, ठीक है, जब तक करंट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तब तक। एंड दैट मीन्स कि हम ये सोलेनॉइड जो है वो एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट जैसी चीज़ बन गई, यानी कि एक साउथ है और एक नॉर्थ है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी, ये सोलेनॉइड की फील्ड बन गई। और बेसिकली ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अभी MRI की भी एप्लीकेशन मैंने बताई थी। हम ये तस्वीर मैंने क्यों डाली है, ये इमेज आपको बताएगी कि या श्योर आप दो वायर्स दे सकते, मतलब वायर के अराउंड आप कंपास रख सकते हैं और बेसिकली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। तो जो तरीका हमने पहले अपनाया था कंपास वाला, वो तरीका आप वायर पे भी अब लगा सकते हो, डजेंट रियली मैटर, द रिजल्ट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। Now, since we have already studied कि force, sorry, magnetic field generate होती है due to a moving charge, अब हम ये देख सकते हैं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर, then that means कि वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मगर अगर हम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर क्या किस किस्म की फोर्स जनरेट होगी, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से वो चार्जेस या वो जो पूरा वायर है वो किस तरह से चेंज हो गया, ऑल्टर करेगा अपने अपनी ओरिएंटेशन को। सो इन दैट केस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई होगी बेसिकली वो सिर्फ एक चार्ज की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो तमाम चार्जेस की वजह से होगी जो उसके अंदर मूव कर रहे हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जो कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस मूव करते हैं, दे मूव विद अ काइंड ऑफ वेलोसिटी जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत कम होती है बेसिकली, मगर आइदर वे कोई होती तो है। उसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B, तो दैट विल रिप्रेजेंट द force on a single charge, that is QV times P. Now all we need is the total number of charges, यानी कि concentration हमें चाहिए होगी, और that will be the something over volume. You can just imagine कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n times A times A times L. Now this A is actually the cross sectional area और length जो है basically वो length of the wire है, then that means this is whole area, sorry this is all the volume, right? So multiplied volume by the concentration and you will get the total number of the charges, right? So total number of charges multiplied by this whole thing. अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि यू कैन जस्ट रीअरेंज और जिस टी के जो L और B है हम उसको एक जगह पे रख लेते हैं। दिस इज़ फॉर अ रीज़न, राइट, दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। और जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ये क्या चीज़ थी, दिस वाज N टाइम्स Q V D और A। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द करंट I, राइट। और इसके अलावा बन गया I L एंड B। मगर आई तो शायद
खैर स्केलर है उसको तो छोड़ दो, लेकिन आपके पास एक नई चीज़ जो आ रही है वो यहाँ पे वो है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और एल किस डायरेक्शन में होना चाहिए। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस केस यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम जो मैग्नेटिक अगर करंट इस डायरेक्शन में है इन दी टॉप राइट फिगर, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो यानी लेंथ भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। और जो फोर्स होगी इसके ऊपर वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होगी। ये बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट है जो हमने चार्ज के लिए यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए यूज़ किया था सबसे पहले, राइट। तो इन दैट केस बी मैग्नेटिक जो परपेंडिकुलर होगा दिस विल कंट्रीब्यूट इन अ फोर्स दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो बी पैरेलल और आई की वजह से कोई फोर्स नहीं लगती, बल्कि बी परपेंडिकुलर और आई की वजह से एक फोर्स लगती है। आई का मतलब मेरा डी एल था, ठीक है, क्योंकि लाइन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दैट मीन्स देयर द फोर्स ऑन अ कंडक्टर। और इसका एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम दो वायर्स लेते हैं, उन दोनों के अंदर से करंट गुजारते हैं और हम लोग देखते हैं कि वायर जो है वो किस तरह से करीब मूव कर रहा है और किस तरह से जो है वो दूर हटता जाता है एक दूसरे से, डिपेंडिंग कि मैग्नेटिक फील्ड आपने किस तरह की अप्लाई की है। नाउ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। इट विल बी टर्नड आउट एज एफ इक्वल्स टू एल टाइम्स आई क्रॉस बी। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स कर सकते हैं। इन दैट केस डी एफ इक्वल्स टू डी आई एल, नहीं डी एल, नहीं आई इक्वल्स टू डी एल क्रॉस पी। तो इट्स द सेम थिंग, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। सेकंड नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा आसान है समझना आप लोगों के लिए, वो स्पीकर्स हैं जो आपके कान में इस वक्त लगे हुए हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि वो स्पीकर्स किस तरह से काम करते हैं। वो स्पीकर्स ऐसे काम करते हैं कि इसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगा होता है, दैट इज़ एक सरफेस लगी होती है जो मूव कर सकती है, यानी कि कागज़ की पट्टी होती है या फिर प्लास्टिक की पट्टी होती है या कुछ इस तरह का होता है। तो ट्रेडिशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर यही लगी हुई होती है। कॉस्ट नहीं बल्कि या इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक सीरीज ऑफ मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, और उनके बीच में कुछ कॉइल्स हैं या उनके अराउंड एक कॉइल्स हैं, डजेंट रियली मैटर। तो जब हम करंट देते हैं कॉइल के अंदर तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और उसके नतीजे में कुछ फोर्स प्रोड्यूस होती है, राइट। और उस फोर्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो मूव करता है। अब डिपेंड्स कि आपने उसको किस तरह की फ्रीक्वेंसी दी है, राइट। कोई लेक्चर सुन रहे हैं आप तो लेक्चर की जो भी साउंड है वो एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस स्पीकर तक पहुंचेगी। और वो प्ले कैसे करेगा? इट विल सिंपली जस्ट गिव द सेम वोल्टेज टू ऑन दी कौन सी चीज़ है, वायर के ऊपर भी जो है वो वही करंट जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये हो रहा है कि आपने जो करंट दौड़ाया है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये इसको रिपेल करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, या अट्रैक्ट करेगी, डिपेंडिंग कि आपने क्या चीज़ इसके ऊपर प्ले की है, राइट। तो क्योंकि मेम्ब्रेन भी इस मैग्नेट से अटैच्ड है तो जब मैग्नेट ऑसिलेट करता है तो उसी तरह से ये भी ऑसिलेट करता है। क्या चीज़ है ये, मेम्ब्रेन जो है वो भी ऑसिलेट करता है ना। क्योंकि मेम्ब्रेन और एयर के अंदर कोई गैप नहीं है तो जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है तो एयर भी उसी तरह से वाइब्रेट करती है। और क्योंकि ये छोटे छोटे से स्पीकर हमारे कानों में लगे हुए हैं तो होता यह है कि वो जो छोटी सी वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होती है आवाज़ की, वो हमारे कानों तक पहुंचती है, एम्पलीफाई होती है, प्रोसेस होती है और वगैरह वगैरह। ठीक है। तो दिस वाज एन केस ऑफ एन एग्जांपल प्रॉब्लम कि हम लोग फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग वायर कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कई सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके पास। हम एट दिस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करो विच इज़ मार्क्ड एज 27.8 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अंदर आपको मालूम करना होगा द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड कंडक्टर। ओके, मुझे याद नहीं आ रहा इसकी डायग्राम कैसी है, मगर जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। इट इज़ एन एग्जांपल प्रॉब्लम इन द बुक। तो एग्जांपल प्रॉब्लम में सॉल्व हुई है, आपको पता है इसका क्या आंसर है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट। Okay, so now we have landed ourselves to a very important law that's called Ampere's law. और या बेसिकली इट इज़ अबाउट के जो
कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसको हम कैसे सजेस्ट करें. सो हम जस्ट ट्राई टू से कि अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहें अलोंग दिस लाइन, फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर यू कैन सी के जो लूप बन रहा है, दिस लूप इज़ अराउंड दिस लाइन आई, और करंट की डायरेक्शन इस वक्त है आउटसाइड द स्क्रीन, राइट. तब ये डॉट से जाहिर है. तो इन दिस केस क्या होना चाहिए, या आउटसाइड द स्क्रीन है, इंटीग्रेशन पाथ इज इन सेंटर्ड, और सर्कल, और इस केस में क्या था, ओह ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. हम लोग करंट की पहले डायरेक्शन एसोसिएट कर लें या बाद में कर लें, इट डजेंट रियली मैटर. ठीक है, तो हम इन दिस केस वी कैन जस्ट से कि बी डॉट डी एल अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन एलिमेंट्स, और अगर हम उनको इंटीग्रेट करें कंप्लीट, यानी कि पूरे पूरे पाथ के ऊपर हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, एंड द फैक्ट कि पाथ क्लोज है, वी कैन से कि जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड पाथ पे हो रही है फॉर द बी डॉट डी एल. ओके, तो जब हम ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमें एक्चुअली प्रोडक्ट मिलेगी, विल सी के उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा लाइन से परपेंडिकुलर है इन द केस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, क्योंकि जो एरिया एलिमेंट, जो लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है. सो दैट्स वाई दोनों पैरेलल रहेंगे हमेशा, और वी कैन जस्ट यूज़ दैट फॉर्म, राइट. और इन दैट केस हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है कांस्टेंट रहेगी, और एरिया एलिमेंट यानी कि लाइन एलिमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है. दैट मीन्स हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, और यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 pi r. एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट अप्रॉक्सीमेशन के मुताबिक ये फॉर्मूला बनता है. और फिर जब हम लाइन एलिमेंट का इंटीग्रेशन लेंगे अक्रॉस द होल लूप, तो हमें मिलेगी वैल्यू 2 pi r. गिवन दैट हम लोग को पता है कि सो ऑफ कोर्स सही सही हम इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और जो टोटल रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा म्यू नॉट टाइम्स आई. नाउ दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ, जिसका मतलब यह है कि जो लाइन इंटेग्रल होगा अराउंड अलोंग अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, ठीक है, वो क्लोज्ड पाथ किसी भी तरह का हो, वी डोंट केयर, जब तक वो क्लोज्ड पाथ है हमें पता है कि उसके जो टोटल वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड. नाउ अब ये वो वक्त है जहाँ पे हम थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं इस लॉ को ना. हम जस्ट इमेजिन कि ये वो करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो दिस इज आई इनक्लोज, यानी कि करंट इनक्लोज जो है, और ये वो एक वैल्यू है जो प्रोड्यूस हो रही है उस करंट की वजह से अराउंड दैट पाथ, राइट. नाउ दिस बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है पाथ की लेंथ से, उसके रेडियस से, हर चीज़ से इंडिपेंडेंट है. तो चाहे आप करीब हो चाहे आप दूर हो, यू नो कि जो इसकी वैल्यू है वो सेम रहेगी, राइट. तो दैट मीन्स कि जो आपके पास टोटल वैल्यू होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि इस पाथ के अंदर टोटल करंट कितना है. और याद है हमने गॉस लॉ जब पढ़ा था तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ आ रही थी कि सोर्स जो इस एक वॉल्यूम के अंदर बंद होगी, वो एक्चुअली फ्लक्स डिफाइन कर रही थी कि इस एरिया में से फ्लक्स कितना जो है वो बाहर एमिनेट कर रहा है, राइट. तो इसी तरह की एक चीज़ हमें मैग्नेटिक फील्ड में भी मिल रही है, वो ये है कि हम जितना करंट आप इसके अंदर से पास करोगे, राइट, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही उतनी प्रोड्यूस होगी, राइट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ एनालिगस टू जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ना फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, वो ये है कि वहाँ उस केस में स्टैटिक चार्जेस हम लोग हमेशा यूज़ किया करते थे, मगर इन दिस केस वी हैव ए करंट दैट इज़ मूविंग चार्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन लाइन के ऊपर है, राइट. तो दिस इज़ लाइन इंटीग्रल, और वो जो था वो एरिया इंटीग्रल था. सो दीज आर काइंड ऑफ टू डिफरेंशिएशंस. और ऑफ कोर्स ये दोनों फार्मूलाज दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, राइट. दोनों एग्जैक्टली सेम फिजिक्स भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटीज हमें नज़र आ रही हैं. सो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सपोज करें तो उस पाथ के अंदर जितना भी करंट टोटल क्रॉस हो रहा होगा वो आपको बताएगा कि उस पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे किस तरह की होनी चाहिए. तो अगेन हम लोग दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, वो ये कि अगर एक पाथ तो हम लोगों ने ये लिया था दैट वाज
क्लॉकवाइज, नो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। अगर हम लोग अपने पाथ को जो है चेंज कर दें और हम लोग दूसरी डायरेक्शन में जाएं यानी क्लॉकवाइज जाएं, तो विल सी कि जो अब की बार करंट होगा, सॉरी जो वैल्यू होगी उसके अंदर एक माइनस साइन हो रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है अब वो 90 डिग्री का एंगल है और पहले जो है वो 0 डिग्री का एंगल था। ठीक है, तो गिवन दिस हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है या फिर इस टोटल वैल्यू की जो डायरेक्शन, वैल्यू की जो डायमेंशन नहीं जो साइन है, वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपने जो इंटीग्रेशन की है वो किस पाथ पे की है और किस डायरेक्शन में की है। तो यानी कि अब दो डायरेक्शन ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ज़रूरी है और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन की भी डायरेक्शन ज़रूरी है और करंट की डायरेक्शन भी ज़रूरी है, राइट। तो हम इन सब की डायरेक्शन के साथ जो है हम लोग कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एग्जांपल सॉल्व करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि हमारे पास एक करंट मौजूद है किसी वायर के अंदर जो यहाँ पे मौजूद है, और हम एक पाथ सपोज करते हैं जो एक्चुअली आउटसाइड है, जैसे कि ठीक है जो जो इस वायर के अराउंड है लेकिन वो बाहर ही कहीं पे मौजूद है, यानी कि उस लूप के अंदर से, उस पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। इन दैट केस हम लोग डायरेक्टली ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल वैल्यू बनेगी बी डॉट डी एल की टोटल इंटीग्रल, वो एक्चुअली ज़ीरो होगा। मगर इट्स फन टू सी कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स में किस तरह से वो ज़ीरो होगा। तो इस पाथ को हम लोग ये एक्चुअली किस तरह का पाथ है, ये कर्व्ड लाइक पाथ है जो इस शेप को क्या कहते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर शेप को क्या कहते हैं, लेकिन ये पाथ यहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इट गोज टू बी सी और फिर डी, राइट। तो इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम पाथ टू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ए से बी तक, बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। नाउ इन सब के अंदर हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है और मैग्नेटिक फील्ड का भी ख्याल रखना है, राइट। तो फ्रॉम पाथ ए टू बी हमें मालूम है कि जो डी एल है और जो बी है ये दोनों सेम रहेंगे, सिंस बी जो है वो हमेशा टेंजेंशियल रहता है पाथ से। और इन इन पाथ फ्रॉम सी टू डी हमें पता है कि डी एल जो है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी, राइट। तो ये दोनों डायरेक्शन, दोनों रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। हम लोग इंटीग्रल देख लेते हैं क्या होता है। हम ए से बी तक का इंटीग्रल नॉन ज़ीरो होगा ऑफ कोर्स, और जो डी से सी से डी तक का इंटीग्रल है वो भी नॉन ज़ीरो होगा। अलबत्ता इनमें जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ साइन का होगा, ये सी से डी तक वाला जो है वो माइनस का होगा। हम ओके जो बाकी पाथ बचा यानी कि बी से सी और डी से ए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, सॉरी या मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, जिसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लेंथ एलिमेंट ज़ीरो होगी। हम ऑफ कोर्स उससे टेंजेंशियल तो मैग्नेटिक फील्ड है, मगर उस टेंजेंशियल का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन ऑफ डी एल। तो हम जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, और दिस मीन्स कि ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी और दिस टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ हम लोग अब इसकी टोटल लेंथ मालूम कर सकते हैं, विच कैन जस्ट टर्न आउट टू बी आर टाइम्स थीटा, बिकॉज दिस इज़ द लेंथ, और आप लोग को फॉर्मूला याद है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा आर थीटा, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा आर थीटा, बट आर में डिफरेंस है, राइट। दिस इज़ आर वन थीटा एंड दिस इज़ आर टू थीटा, राइट। तो इस इसमें जो वैल्यूज़ हैं लेंथ की इंटीग्रेशन फॉर्म्स, वो आर वन थीटा बन रही है और आर टू थीटा हो रही है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म पुट करेंगे तो वी नो कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, मगर दिस आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस लेंथ पे आप काम, किस रेडियस पे आप काम कर रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट आर वन यूज़ करेंगे और फॉर द सेकेंड आर टू यूज़ करेंगे। इन दैट केस दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी और दोनों में साइन का सिर्फ फ़र्क होगा। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि टोटल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल अलोंग दिस लाइन जो बनेगी वो ज़ीरो बनेगी, और जो हमारी फर्स्ट जो इंटरप्रिटेशन थी उसी के मुताबिक है। सो दैट वाज एम्पियर्स लॉ, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज में से शामिल है। तो बट बीइंग दैट हम लोग को पता है कि हमें एक जनरल इक्वेशन चाहिए होगी, क्या ये तमाम किस्म के लूप्स के लिए काम करेगी या सिर्फ सर्कल्स के लिए काम करेगी। तो एक्चुअली इट डज़ वर्क फॉर एवरी काइंड ऑफ लूप, वो कितना भी आर्बिट्ररी हो, वी डोंट केयर। जिस तरह की गॉसियन सरफेस हुआ करती थी, किसी भी आर्बिट्ररी सरफेस में हमेशा लॉ वैलिड होता था, इसी तरह से ये लॉ भी वैलिड रहेगा। हाउएवर दिस इज़ फॉर लाइन इंटीग्रल नॉट एरिया इंटीग्रल। टू राइट इन द जनरल फॉर्म हम लोग को पता है कि हम लोग ये कर सकते हैं
कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया कि आर थीटा की फॉर्म में लिखा है कोई भी डिस्प्लेसमेंट, वी कैन जस्ट यूज़ अगेन आर डी थीटा, और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे वी नो कि आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ थीटा बचेगा। एंड फॉर एनी जो लूप होगा, जो क्लोज हो रहा होगा लूप, उसके अंदर जो टोटल इंटीग्रल ऑफ लूप है, सॉरी जो टोटल इंटीग्रल होगा ऑन थीटा वो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपका लूप सॉरी आपका जो करंट वायर है वो बाहर है, ठीक है, तो आप लेट्स इमेजिन हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से हम थीटा की स्मॉलेस्ट लिमिट लगा देते हैं, लेट्स से दिस इज़ थीटा 1, और हम लोग जाएंगे इस तरफ, इस पूरे लूप को शामिल करेंगे और फिर वापस आएंगे इधर और फिर वापस आएंगे इधर। जो जो टोटल एंगल हमने कवर किया है वो एक्चुअली ज़ीरो कवर किया है, एंड दैट मीन्स कि जो वैल्यू इस वक्त प्रोड्यूस होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए। हम क्यों? क्योंकि हमने कंप्लीट एक सर्कुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं किया, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे गए और फिर एक तरह से वापस उसी पॉइंट पे आ गए। हाउएवर अगर करंट इसके अंदर मौजूद होता तो हमें जो एंगल रिक्वायर्ड होता वो यहाँ से शुरू होता, और वो एंगल एक्चुअली इसको कवर करता हुआ इस आई के अराउंड घूमता हुआ आता। तो जिसका मतलब ये है कि अब की बार हमारे पास टोटल जो एंगल है वो चाहिए होता, एंड इन दैट केस वी नीड एंगल ऑफ 360, दैट मीन्स 2 पाई, और इसकी जगह जब हम 2 पाई रखेंगे तो दिस लैंड्स अस बैक टू द फॉर्म जिसके अंदर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू अगेन इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, जिसका मतलब हम लोग वापस वहीं पे आ गए। तो दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि ये हर किस्म के जनरल लूप के ऊपर काम करेगा, और दिस मीन्स कि एक लॉ ये बना है कि एक लाइन एलिमेंट का जो इंटीग्रल होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड वो डिफ़ाइन करता है कि उसके अंदर वो डिफ़ाइन होगा कि उसके अंदर टोटल करंट कितना स्टोर्ड है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास 3 वायर्स मौजूद हैं, ए बी और सी, और इसके अलावा एक पहले वायर के अंदर I1 करंट है, दूसरे के अंदर I2 और तीसरे के अंदर I3 है। जस्ट इमेजिन कि तीनों अगर इक्वल हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो किस वजह से वो कितनी होनी चाहिए। नाउ सिंस I2 अपोजिट डायरेक्शन में है और I1 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, तो दीज टू कैन कैंसिल आउट ईच अदर। हम ये बोल सकते हैं कि ये इन दोनों का करंट कैंसिल हो गया है और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इसकी वजह से होगी, I3 की वजह से होगी। और सिमिलरली वी कैन से कि I2 और I3 कैंसिल हो गए और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 की वजह से। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से सम कर रहे हैं। तो बिल्कुल चार्जेस को जैसे सम करते थे, टोटल पॉजिटिव चार्जेस, टोटल नेगेटिव चार्जेस, इसी तरह से इनको भी सम करेंगे, टोटल पॉजिटिव करंट एंड टोटल नेगेटिव करंट कह के। सो दिस इज़ एम्पियर्स लॉ, और दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो हमने अभी तक गॉस लॉ कंप्लीट किया है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस एम्पियर्स लॉ जो रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और अराउंड ए वायर, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट को। Okay, so let's look into the Faraday's law, right? um ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है कम्प्लीटली, सॉरी ये जो पूरा लॉ है ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। पिछले की भी एक्सपेरिमेंट ज़रूरत थी, लेकिन ये जो चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं ये कभी भी हम लोग वैसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे, वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट्स। तो या टू जस्ट टू स्टार्ट मैं ये रिमाइंड करा दूं कि जो अभी तक हमने फ्लक्स डिफाइन किया था वो क्या था, दैट वाज द स्मॉल फ्लक्स व्हिच वाज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ बी अक्रॉस सम एरिया जो भी हमने लूप सपोज किया, राइट? अब ये एरिया कहाँ पे होगा इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस फैराडेज लॉ को, या इसकी एप्लीकेशंस को जब हम कंटिन्यू करेंगे तब। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट फैराडे का वो ये है कि हम जस्ट इमेजिन आपके पास एक कॉइल है, राइट? और इस कॉइल के अक्रॉस आपने एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, राइट? और ये जो है मीटर डिफ्लेक्ट होता है अपॉन एनी सॉर्ट ऑफ करंट जब करंट इसके अंदर से पास होता है, राइट? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं और इसके करीब और दूर करते हैं या फिर इसके अंदर जो है इंसर्ट करके वापस निकालते हैं। इन दैट केस वी विल सी कि एक किस्म का यहाँ पे जनरेट हो रहा है करंट, राइट? तो ओके, दैट्स इट, हम लोग को पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसके अराउंड चेंज करूँ तो यही होता है। सेकंड थिंग जो मैं करूँगा इसी एक्सपेरिमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो ये होगा कि मैं कॉइल लूँगा जिससे एक बैटरी अटैच्ड है, राइट?
जिसका मतलब ये कि इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइड की जिस तरह की होती है उसी तरह की है, राइट। तो इस कॉइल को अगर मैं इसी तरह मैग्नेट की तरह मूव करूं इसके अराउंड, ठीक है, तो अगेन सिमिलर जो है प्रोसीजर होता है, सिमिलर जो है करंट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। ओके, तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस सोलेनोइड को अंदर ही रख दो, ठीक है। जब मैंने अंदर ही रख दिया इसको और फिर मैं बैटरी के साथ एक स्विच लगा देता हूँ, अब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता जब तक मैं स्विच ऑन ऑफ नहीं करता, यानी कि जब मैं स्विच ऑफ करता हूँ तब डिफ्लेक्शन होती है और फिर वो वापस ज़ीरो पे आ जाती है, और जब मैं स्विच ऑन करके छोड़ देता हूँ तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाती है, और जब मैं स्विच ऑफ करता हूँ तब दोबारा डिफ्लेक्शन होती है मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यही डिटेल्स इसमें भी मौजूद थी। जब मैं कॉइल को इसके करीब लेकर आता हूँ तो एक साइड पे डिफ्लेक्शन होती है, और जब मैं इसके अंदर लाके छोड़ देता हूँ इसे तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, ख़त्म हो जाती है डिफ्लेक्शन। और जब मैं इसे वापस उठाता हूँ तो फिर ये वापस जो है एक डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस इज सिमिलर केस फॉर द मैग्नेट्स, राइट। तो जिसका मतलब ये हुआ कि तीनों प्रोसीजर्स एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन तीनों का रिजल्ट एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ इसके अंदर हो क्या रहा है, तो टू जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स, हमें पता है कि करंट एक लूप में से करंट पास तब होता है जब किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सम सॉर्ट ऑफ ईएमएफ चाहिए होती है हमें लूप के अंदर जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके ताकि जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो सकें अक्रॉस द अदर पार्ट ऑफ द लूप, राइट। तो इन दिस केस जो हमारे पास मौजूद है ईएमएफ सोर्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस ईएमएफ सोर्स एक मौजूद है, लेकिन वो किस चीज़ से बनी है, दैट इज़ मेड आउट ऑफ द फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। नाउ टाइम के साथ चेंज होने वाली प्रॉपर्टी इसलिए शामिल नहीं हो रही है क्योंकि रिमेंबर कि जब हम मैग्नेट इसके करीब लेकर आते हैं तो फिर तो ये चेंज होता है करंट, यानी कि डिफ्लेक्शन शो होती है, लेकिन जब करीब लाके छोड़ देते हैं किसी एक ही फील्ड, किसी एक ही डिस्टेंस पे स्टैटिक रख देते हैं, तब इसकी ईएमएफ ख़त्म हो जाती है और कोई चार्ज करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होता। एंड दैट गिव्स अस अ सिग्नल कि एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज हो रहा है ये उससे रिलेटेड है। नाउ इसका एक और पार्ट है एक्सपेरिमेंट का जो हमें एरिया से रिलेट करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मगर इस लेक्चर में अब ये याद रखने वाली बात है कि जो ईएमएफ है सोर्स है यहाँ पे, याद होगा जब लास्ट टाइम हमने लेक्चर में ईएमएफ को डिस्क्राइब किया था तब मैंने बोला था कि ईएमएफ की सोर्स किसी भी तरह की हो सकती है, सोलर भी हो सकते हैं, कोई किसी किस्म का केमिकल सेल भी हो सकता है, और इन दिस केस एक मूविंग मैग्नेट भी हो सकता है, एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, या फिर यू कैन से कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन ए कॉइल, और उस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा। ना यू हैव टू इमेजिन कि ये जो लूप है ये कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो ये सर्किट जो इस कॉइल में जा रहा है और फिर ये वापस गैल्वानोमीटर में जा रहा है, इट हैज़ टू बी क्लोज्ड, राइट। इसको क्लोज होना चाहिए ताकि करंट फ्लो करे, ताकि हमें डिफ्लेक्शन नज़र आए। नाउ जिसका मतलब ये हुआ कि फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है क्लोज लूप के अंदर वो प्रोड्यूस होती है, और वो इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। नाउ नेगेटिव पार्ट जो है वो बेसिकली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपोज करना चाह रही है उस चेंज को जो एक्चुअली फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। नेगेटिव साइंस हमेशा यही इंडिकेट करता है हमें। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी के एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्चुअली बता रहा है हमें इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो ऊपर ब्रैकेट है दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स के जो मैं ऊपर की तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ज़्यादा होती जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। इन दैट केस एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस माइनस साइन ये हमें बता रहा है कि ये इसे अपोज करेगी, दैट मीन्स जो ईएमएफ जनरेट होगी वो भी एक करंट प्रोड्यूस करेगी इस लूप के अंदर। दैट मीन्स कि जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो सर्कुलर करंट होता है, वो इटसेल्फ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। नाउ देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एक वो जो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है, और एक वो है जो इस लूप के अंदर घूमने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो
वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो एक्सटर्नल है उसको सिर्फ बी से ज़ाहिर करेंगे, और जो इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? इसका डायरेक्शन एक्चुअली अपोजिट होना चाहिए एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, जो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अब ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दैट मीन्स के जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है एक्चुअली वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि काउंट क्लॉकवाइज होगा, ताकि करंट भी इसी तरह डायरेक्शन में घूमे, और जो राइट हैंड रूल है उसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो। तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट इज अपोजिंग द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो चेंज आया है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो एक्चुअली अपोज होगा दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दीज टू आर इक्वल, ये इक्वेशन हमें यही बता रही है कि ये दीज टू आर इक्वल, एंड सिंस दिस इज इक्वल टू द ईएमएफ, क्योंकि ये ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट मीन्स हम लोग इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। सी कि हमने चेंज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ईएमएफ से रिलेटेड है, सो वी कैन रिलेट दीज टू, और सिंस दीज टू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, हम लोग ये कह सकते हैं कि ईएमएफ और जो एक्सटर्नल फील्ड का जो चेंज है वो दोनों भी कनेक्टेड हैं, जस्ट विद अ नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज होगा। अगेन जैसे हमने सोलेनॉइड में किया था, हमने एक लूप के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स वी कैन जस्ट इंसर्ट एन हियर, ताकि एन मल्टीप्लाई हो जाए, जो ईएमएफ है वो भी उतना ही टाइम हो जाए। नाउ टू जस्ट टू गेट दिस पॉइंट अक्रॉस, हम आप जो है इस एग्जांपल को फॉलो कर लें, 29.1 बुक के अंदर मौजूद है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। या इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम, तो आई एम श्योर यू कैन हैंडल दैट, और हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अब तक हमने जो लॉस पढ़े, 4 लॉस पढ़ लिए हैं, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इन चारों को हम कंबाइन करके देखेंगे कि क्या चीज़ बनती है, और कुछ मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमें यानी सर्किट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर lecture series. So see you in the next lecture. Allah Hafiz.